बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अभी जो एसएसटी ने पेपर लिया है 17 फरवरी का, उसको हम सॉल्व करेंगे विथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। देखें, कल वाले पेपर में मैंने आपको बोला था कि इस पेपर के हवाले से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मींस रिलेटेड एमसीक्यूज आप देख लें, वो पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वही हुआ। तो आज हम क्या करेंगे, आज वाले जो क्वेश्चन हैं उनसे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज बन सकते हैं वो बनाएंगे और पढ़ेंगे, क्योंकि अगली टेस्ट में वो पूछे जा सकते हैं। एक बंदा मुझे बोल रहा था कि जो एमसीक्यूज आप बताते हैं वो आते तो नहीं है। मेरा भाई, मैं अगर खुद पेपर निकालता ना तो फिर जो है आपको वो सारे एमसीक्यूज दे देता जो मैं पढ़ाता हूँ। वो कह रहा था कि आप जो है पैसों के लिए वीडियो बनाते हो। भाई, मैंने उसको बोल दिया कि यूट्यूब से पैसे कमाकर जो मैंने पेरिस में अल मदीना होटल बनाई है ना, वहाँ पे आपको चाय की दावत हो। ठीक है, तो खैर चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वो प्रेजेंटेड द नेशनल फ्लैग टू द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मैंने आपको कल बोला था कि झंडे के हवाले से आप सवाल लाजमी याद कर लें, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक एग्ज़ाम हो गया, उससे हमें हिंट मिल गया है कि एग्जामिनर कहाँ से पेपर बना रहा है, तो उसको फॉलो करके जो है आप तैयारी कर सकते हैं इजीली। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। लियाकत अली खान ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है वो फ्लैग जो है वो प्रेजेंट किया था। ठीक है, लियाकत अली खान कौन थे? पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, जिनको असैसिनेट किया गया था 16 अक्टूबर 1951 में। ठीक है, उनके बाद वज़ीर आज़म कौन बने थे? ख्वाजा नाज़मुद्दीन। ख्वाजा नाज़मुद्दीन का ताल्लुक कहाँ से था? ईस्ट पाकिस्तान से। ईस्ट पाकिस्तान जिसको आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। ठीक है, चौधरी रहमत अली का लिखा हुआ है। चौधरी रहमत अली ने जो है नाउ आर नेवर पम्फलेट में 1933 में पाकिस्तान का नाम पहली मर्तबा इस्तेमाल किया था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चौधरी रहमत अली कहाँ पर दफन है, तो वो कैम्ब्रिज सेमेट्री में जो है वो दफन है। कैम्ब्रिज में एक कब्रिस्तान है इंग्लैंड में, वहाँ पर दफन है। ये क्वेश्चन आपसे अगली टेस्ट में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट कायदे आज़म एड्रेस्ड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द फर्स्ट टाइम। कायदे आज़म ने पहली मरतबा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो है खिताब कब किया था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 11 अगस्त 1947 में उन्होंने पहला खिताब जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किया था। अब कायदे आज़म के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, क्या पता हमसे अगली टेस्ट में पूछा जाए। कायदे आज़म का जो है पैदाइश कब हुई थी उसकी? 25 दिसंबर 1876 में, और उसकी डेथ कौन सी तारीख को हुई थी? 11 सितंबर 1948। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कायदे आज़म ने इंडियन नेशनल कांग्रेस कब ज्वाइन की थी? वो 1906 में ज्वाइन की थी। और मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की थी? 1913 में ज्वाइन की थी। कायदे आज़म ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से कब रिज़ाइन किया था? 1919 में। और कायदे आज़म ने जो है वो कांग्रेस से कब रिज़ाइन किया था? 1920 में। और जो है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से क्यों जो है वो रिज़ाइन किया था? रॉवलेट एक्ट की वजह से किया था। और कांग्रेस से क्यों किया था? वो गांधी की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से किया था। ठीक है, इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो जिनका टेस्ट रहता है उनका टेस्ट अच्छा हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, इस्लामाबाद वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान ऑन। पहले आज़ादी के बाद जो है पाकिस्तान का कैपिटल कराची को बनाया गया था। ठीक है, तो उसके बाद इसमें पूछ रहा है कि इस्लामाबाद को ऑफिशियली पाकिस्तान का कैपिटल कब बनाया गया था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 14 अगस्त 1967 में इस्लामाबाद को कैपिटल बना दिया गया था ऑफिशियली। अब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इस अगली टेस्ट में ये पूछ सकते हैं कि इस्लामाबाद का ओल्ड नाम क्या है? तो उसका ओल्ड नाम है राजशाही। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं कि कराची जो आज़ादी के बाद पाकिस्तान का कैपिटल किसको बनाया गया था? तो वो कराची को बनाया गया था। एक और क्वेश्चन यहाँ पर मुझे जहन में आ रहा है कि 1907 जो समिट थी, सॉरी समिट नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की कॉन्फ्रेंस थी, वो कराची में हुई थी। ठीक है, 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी और 1907 वाला जो सेशन था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, वो कराची में हुआ था, जिसको प्रिजाइड किया था सर आदम जी पीर भाई ने। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द फाउंडेशन ऑफ इस्लामिया कॉलेज पेशावर वाज लेड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1913 में जो है इसको बनाया गया था इस्लामिया कॉलेज पेशावर को। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि ऑप्शन लिखे हुए हैं, 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल को अनल किया गया था। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो कि 1905 में हुआ था, उसको फिर रीपार्टीशन कर दिया गया, मीन्स सेम कर दिया गया था 1911 में। 1912 लिखा हुआ है, 1912 में जो है वो टाइटैनिक डूब गई थी नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। 1913 में जो है वो कानपुर मास्क ट्रेजिडी हुई थी। और 1914 में जो है वो वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट हुई थी, जो कि 1918 में ख़त्म हो गई थी।
अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर पब्लिक एंड रिप्रेजेंटेटिव डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट प्रोडा वाज प्रोमलगेटेड। प्रोडा कब इन्फोर्स हुआ था, सिंपली पूछ रहा है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1949 में जो है वो प्रोमलगेट हुआ था। प्रोडा का जो है फुल फॉर्म याद कर लें, क्या पता अगली टेस्ट में ये पूछा जाए। 1949 में 12 मार्च 1949 में जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को भी पास किया गया था। और 1960 जो लिखा हुआ है, 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी। यह क्वेश्चन आ सकता है, इंडिया की तरफ से कौन था, वो था जवाहरलाल नेहरू। पाकिस्तान की तरफ से कौन था, वो था अयूब खान। ये ट्रीटी कब हुई, 19 सितंबर 1960 में हुई। ये ट्रीटी कहाँ हुई, कराची में हुई। और ये ट्रीटी किसने मीडिएट की, तो वो वर्ल्ड बैंक ने की थी। और 1948 जो नीचे लिखा हुआ है, तो 11 सितंबर 1948 में बाबा कौम कायदे आज़म जो है वो इंतकाल कर गए थे। अगला क्वेश्चन है, वो वाज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। ब्रिटिश इंडिया का पहला वाइसराय कौन था। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग था पहला वाइसराय। कल वाली टेस्ट में ये पूछ सकते हैं कि लॉर्ड कैनिंग के बाद कौन वाइसराय बना, तो वो बना था लॉर्ड एल्गिन। ये क्वेश्चन अगली टेस्ट में आ सकता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनी थी उस वक्त इंडिया का वाइसराय कौन था, तो वो था लॉर्ड डफरिन। ठीक है। एक और क्वेश्चन कभी कभार आता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हुई थी उस वक्त वाइसराय कौन था इंडिया का, तो वो था लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन है, विच डॉक्यूमेंट रिप्लेस द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। ठीक है, अगर मैं इसका गलत ऑप्शन आपको बताऊं, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। ठीक है, मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूं कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा, लेकिन मैं अपने अजम्पशंस आपको बताता हूं। अगर इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि 1956 वाले कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन से डॉक्यूमेंट को रिप्लेस किया था, मतलब उसको रिप्लेस करके इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, तो वो लाहौर रेजोल्यूशन था। ठीक है, एक बात ये हो गई। अगर ये पूछ रहा है कि कौन सा डॉक्यूमेंट जो है 1956 का जो है कॉन्स्टिट्यूशन उसको किसने रिप्लेस किया था, तो जब 1956 वाले कॉन्स्टिट्यूशन को 58 में एब्रोगेट कर दिया गया था, तो जाहिर सी बात है उसको 62 वाले कॉन्स्टिट्यूशन ने ही जो है वो रिप्लेस किया था। इसके दो ये एस्पेक्ट्स हैं, दो पहलू हैं। अब पता नहीं जवाब सही कौन सा है, लेकिन मैं आपको एस्पेक्ट्स बता रहा हूँ। लाहौर रेजोल्यूशन जो है 1940 में हुआ था। कराची एग्रीमेंट इसका कोई लेना देना ही नहीं है। कराची एग्रीमेंट जो है वो सीज़ फायर लाइन बनाने के हवाले से हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में। ताशकंद डिक्लेरेशन आपको पता है 1966 में जो है 1966 में लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच में हुआ था। जो हमारी 65 में जंग हो गई थी, उसको जो है जंग को बंद करने के लिए अयूब ने कोई LFO दिया ही नहीं था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। बोथ हाउसेज कौन से हैं, सेनेट एंड नेशनल असेंबली। और जो प्रोविंशियल सूबाई हमारी जो भी असेंबलीज होती हैं वो मिलकर जो है उनकी मुशावरत से जो है प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। पाकिस्तान का पहला प्रेसिडेंट कौन था, वो था इस्कंदर मिर्ज़ा। और पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था, वो था लियाकत अली खान। और पाकिस्तान का अभी का इंटरिम प्राइम मिनिस्टर कौन है, वो है अनवारुल हक काकड़। और पाकिस्तान का अभी का जो है फार्मर प्रेसिडेंट कौन था, वो था आरिफ अलवी। अभी जो है वो न्यू इलेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की पहली लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, वो है इंडस। दूसरी कौन सी है, उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सतलुज रिवर जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है। इंडस पहले नंबर पर है। ठीक है। और इंडस और झेलम के बीच में जो दोआब है, दोआब हम बुलाते हैं एरिया बिटवीन टू रिवर्स, उसको हम बुलाते हैं सिंध सागर दोआब। ये जो भी दोआब हैं और रिवर्स पर कौन से डैम्स बने हुए हैं, और ख़ास करके इंडस रिवर पर या झेलम रिवर पर। ठीक है, ये आप याद कर लें क्योंकि अगली टेस्ट में ये एक्सपेक्टेड है कि पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वो लेट द नमाज जनाजा ऑफ कायदे आज़म। ब्याह सवाल छुट्टा वीचारे जी जनाज़े नमाज कंहिं पढ़ाई उहो था पुछन वन्य भण SPSC हालत आ सही इन्हनि सां वॾो ज़ुल्म था कनि। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी ने जो है वो कायदे आज़म की नमाज जनाजा पढ़ाई थी। ये भी आपको क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है, ज़कात वाज मेड कंपलसरी इन विच हिजरी। कल मैंने आपको बोला था कि ज़कात, रोज़ा, नमाज, हज जितनी भी चीज़ें हैं ना कब फ़र्ज़ हुई, और जो भी गज़वा है वो आप पढ़ लें, ये लाजमी आएंगे पेपर में। देखें ये भी सवाल आया और कल मैंने एक वीडियो में बताया भी है, वो भी सवाल रिपीट हुआ है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 2 हिजरी में जो है वो ज़कात को कंपलसरी कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी सजदाज आर इन मदनी सूरह। कल वाली टेस्ट में सवाल आया कि मक्की सूरह में कितने सजदे हैं, वो मैंने आपको अगली वीडियो में बता दिया। इसमें पूछा है कि मदनी सूरह में कितने सजदे हैं, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए,
3 सजदे हैं मदनी सूरे में, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जहाँ तक मैंने गूगल से कंफर्म किया है। 1 बाय 1 जो है मैंने हर सूरत देखी है, कौन सी मदनी है कौन सी मक्की है। तो अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आप सही ऑप्शन बता दीजिए, ठीक है। तो अगली टेस्ट में क्या सवाल आ सकता है, कुरान पाक में टोटल कितने सजदे हैं, वो है 14, और एक जो है सजदा ऑप्शनल है, इट मीन्स 15 सजदे हुए, एक ऑप्शनल है, और 14 जो है वो फ़र्ज़ हैं। और जो है पाकिस्तान में नहीं, कुरान पाक में टोटल कितनी जो है मक्की सूरह हैं, कितनी मदनी है, तो 86 जो है वो मक्की सूरह हैं और 28 जो है वो मदनी सूरह है। अगला क्वेश्चन है तयम्मुम एब्ल्यूशन विद सैंड ऑर्डर्ड इन व्हिच सूरह। ये सवाल मैंने कल वाली वीडियो में आपको बोला था कि ये सवाल आप याद कर लें, ये अगली टेस्ट में पूछा जा सकता है, ठीक है। एक सवाल मैंने आपको बताया था, वो मुझे अभी जहन में नहीं है, उसके साथ मैंने आपको ये भी बता दिया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सूरह अल माइदा में एब्ल्यूशन मीन्स वज़ू, तयम्मुम और गुस्ल का जो है वो जिक्र आया है या ऑर्डर आया है। अगला क्वेश्चन है हाउ सलमान फ़ारसी वाज फ्रीड एज अ स्लेव। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो है जब वो कैदी थे उनको कैसे आज़ाद करवाया गया था, ठीक है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्रोफेट पीस बी अपॉन हिम एंड हिज कंपेनियन कैरिड आउट प्लांटेशन इन द गार्डन इन ल्यू देयर ऑफ, ठीक है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों ने मिलकर जो है एक जो है जू के गार्डन में जो है वो प्लांटेशन मीन्स दरख्त लगाए थे डेट के, इसके बदले में जो है हज़रत सलमान फ़ारसी को रिहा कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है द नेम ऑफ प्रोफेट वूज एज हैज़ बीन मेंशन्ड इन द कुरान। इसमें पूछ रहा है कि कुरान में ऐसा कौन सा नबी का जिक्र है जिसकी एज कुरान पाक में मेंशन है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो है एज कुरान पाक में मेंशन्ड है। अगला क्वेश्चन है नेम द वाइफ ऑफ प्रोफेट पीस बी अपॉन हिम हू वाज डॉटर ऑफ उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हुजूर करीम की उस बीवी का नाम बताएं जो कि हज़रत उमर फारूक की बेटी थी। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, हज़रत हफ्सा बिनते उमर जो थी वो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ थी और हज़रत उमर बिन खिताब की जो है वह बेटी थी। कल वाले पेपर में सवाल आया कि उम्महातुल मोमिनीन जो कि सबसे आखिर में जो है उनका इंतकाल हुआ, वो मैंने आपको बताया, ठीक है। आज ये सवाल आ गया, कल की टेस्ट में क्या पता ये पूछ सकते हैं कि हुजूर की जो वाइफ्स हैं उनको हम क्या बुलाते हैं, जो उनकी जो है वो बीवियाँ हैं उनको हम क्या बुलाते हैं, तो उम्मुल मोमिनीन हम बुलाते हैं। और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली शादी किससे की थी, तो ये सवाल सब आप रिलेटेड देख लें जिनकी टेस्ट रहती है। अगला क्वेश्चन है केव हिरा इज़ इन डैश माउंटेन। गार हिरा कौन सी जबल में वाक़या है। ये क्वेश्चन जो है सीधा सीधा पाक MCQ से उठाकर पेपर में पेस्ट कर दिया गया है, कोई भी ऑप्शन चेंज नहीं हुआ। इस वजह से मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ कि पाक MCQ को लाजमी जो है आप चेकआउट किया करें, वहाँ से अक्सर पेपर बनते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, जबल नूर में जो है वो वाक़या है केव हिरा। अगला क्वेश्चन है द लिटरल मीनिंग ऑफ जिहाद इज़। जिहाद की लिटरल मीनिंग क्या है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, टू स्ट्राइव हार्ड मीन्स सख्त कोशिश करना या मेहनत करना। अगला क्वेश्चन है व्हिच सूरह इज़ आल्सो नोन एज सूरह विदा। कौन सी सूरह को सूरह विदा भी कहा जाता है, ठीक है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अल नसर सूरह को सूरह विदा कहा जाता है। अब यहाँ से आपको हिंट मिल गई, जिनकी टेस्ट रहती है सारे जो है जितनी भी सूरह हैं जिनके कोई टाइटल है, जैसे यासीन का जो है उसको हम बुलाते हैं हार्ट ऑफ कुरान या ब्यूटी ऑफ कुरान, सूरह रहमान को बुलाते हैं, या सूरह फातिहा का जो है वो काफ़ी सारे टाइटल है। वो टाइटल आप कुरान पाक में जितनी सूरह है जिनके टाइटल है उनको लाजमी याद कर लें। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ गज़वा अबवा। जितनी भी गज़वात हुई हैं उनके अगर दूसरे नाम है वो भी याद कर लें, ठीक है। अगली टेस्ट में ये पूछे जा सकते हैं। और इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, उस गज़वा अबवा का दूसरा नाम है वदान या विदान। अगला क्वेश्चन सिविक्स से है इन सोशियोलॉजी व्हाट इज़ कम्युनिटी। सोशियोलॉजी में कम्युनिटी का क्या मतलब होता है। अब यहाँ पे फिर से जो है वो जो ऑप्शन लंबा है वो जो है रूल अप्लाई हो गया है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन द सेम एरिया एंड शेयरिंग कॉमन इंटरेस्ट इज़ कॉल्ड कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजी। अगला क्वेश्चन है व्हाट टर्म इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ कम्युनिटी दैट शेयर्स अ कॉमन कल्चरल बैकग्राउंड, लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन। उस कम्युनिटी को हम एक वर्ड में क्या बुलाएंगे जो कि कॉमन कल्चर फॉलो करते हैं, कॉमन जिनका कल्चरल बैकग्राउंड है, कॉमन लैंग्वेज है और कॉमन जो है वो ट्रेडिशन वो फॉलो करते हैं, वो यहाँ शेयर करते हैं आपस में। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, उसको हम बुलाते हैं होमोजीनियस कम्युनिटी, जिसमें काफ़ी सारे लोग मिलकर एक ही जो है कल्चरल बैकग्राउंड, एथनिक बैकग्राउंड, रिलीजियस बैकग्राउंड या लैंग्विस्टिक बैकग्राउंड आपस में शेयर करते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ डज सोसाइटी इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स। सोसाइटी
बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। जो इंडिविजुअल है, जो एक बंदा है एक सोसाइटी में रह रहा है, तो सोसाइटी उसके बिहेवियर को किस तरह से जो है वो असरअंदाज होती है उस पर। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सोसाइटी शेप्स एंड इन्फ्लुएंसेस इंडिविजुअल बिहेवियर थ्रू नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कल्चर इन द रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। कल्चर का क्या रोल होता है एक इंडिविजुअल और सोसाइटी का जो रिलेशनशिप बिल्ड करने में, या जो है उनका रिलेशनशिप शो करने में। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कल्चर शेप्स इंडिविजुअल्स बिलीव्स बिहेवियर्स विद इन सोसाइटी। ठीक है, जो भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जो भी लंबा ऑप्शन हो अक्सर वो जवाब हो रहा है। यही आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि सिविक्स में 10 में से 10 नंबर लेना मेरे ख़्याल से ये जो 3 पेपर हुए उनमें मुश्किल नहीं था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी एम ऑफ द स्टेट्स कल्चरल फंक्शन। एक रियासत जो है वो कल्चरल फंक्शन क्यों करवाती है, इसमें पूछ रहा है। मैं मानता हूँ कि जो बड़े ऑप्शन है जिनका ऑप्शन लंबा है वो सही हो रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे सिविक्स में क्वेश्चन कॉमन सेंस के सवाल हैं। ठीक है, जैसे ये एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, टू प्रिजर्व एंड प्रोमोट कल्चरल हेरिटेज। एक गवर्नमेंट कल्चरल फंक्शन क्यों करती है, अपने कल्चर को प्रोमोट करने के लिए, लोगों को बताएं कि हमारी ये कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, ये हमारे कल्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगला क्वेश्चन है, वाई इज़ एजुकेशन कंसीडर्ड अ की एस्पेक्ट ऑफ अ वेलफेयर स्टेट। एक वेलफेयर स्टेट का एक की एस्पेक्ट मीन्स की पहलू एजुकेशन को क्यों समझा जाता है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, टू इंश्योर इक्वल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल सिटीजन्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म सॉवरेनिटी रेफर टू इन पॉलिटिकल साइंस। सॉवरेनिटी का जो वर्ड है वो पॉलिटिकल साइंस में किस चीज़ को रेफ़र करता है। ठीक है, सिंपल अगर किसी को सॉवरेनिटी का मतलब भी पता है ना, उसने ये सवाल सही किया होगा, वगैरह मैंने जो ट्रिक बताई है जिसका ऑप्शन लंबा है वो भी दुरुस्त है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, द सुप्रीम एंड इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप एजुकेशन। हम सिटीजनशिप एजुकेशन किसी बंदे को क्यों देते हैं। इस वजह से देते हैं ताकि उसको पता चले कि उसकी ज़िम्मेदारियां क्या है, उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, या उसके जो है हक़ क्या हैं एक सोसाइटी में। और यहाँ पर कॉमन सेंस का भी क्वेश्चन है। अगर किसी को ये समझ में भी नहीं आ रहा ना, तो जो ट्रिक मैंने बताई थी, जो भी ऑप्शन लंबा हो उस पर जो है आप टिक लगा सकते हैं सिविक्स में। ठीक है, तो वहाँ वो भी यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो जिनको पता है तो वो तो बोल रहे होंगे हाय हाय मज़े। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, एजुकेटिंग इंडिविजुअल्स अबाउट देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज सिटीजन्स। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द कॉन्सेप्ट ऑफ ई सिटीजनशिप मीन्स इलेक्ट्रॉनिक सिटीजनशिप और डिजिटल सिटीजनशिप इम्पैक्ट मॉडर्न सिविक लाइफ। यहाँ पर भी वो रूल अप्लाई हो रहा है जो कि मैंने आपको बताया था। जो भी ऑप्शन लंबा हो नहीं आ रहा टिक लगा दें। ठीक है, सिर्फ सिविक में। ठीक है, सिविक का जो पोर्शन है उसमें, दूसरे में नहीं। ठीक है, वहाँ पर आप ध्यान रखें। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ई सिटीजनशिप इन्वॉल्व्स एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द डिजिटल रियल्म। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एज ऑफ द लेटेस्ट अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। इसमें पूछ रहा है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक कितनी अमेंडमेंट्स की गई हैं। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान के आइन में जो है वो 26 अमेंडमेंट्स की गई हैं अभी तक। ठीक है, तो आई गेस यहाँ पर सबको ग्रेस मार्क्स मिलेंगी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आई होगी और आपको काम भी आएगी। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।